नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस पे। मैं हूं रुपेश जैन और चर्चा करेंगे आज हम ब्लड पर, मतलब कि रक्त पर। इससे पहले जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए देखिए, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, हर एक वर्ड से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए कोई भी वर्ड मिस मत करिएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि संवहनी योजी ऊतक किसे कहा जाता है, मतलब कि वेस्कुलर टिश्यू किसे कहा जाता है, तो वेस्कुलर टिश्यू ब्लड को कहा जाता है। तरल संयोजी ऊतक भी ब्लड को कहा जाता है। ब्लड के अध्ययन को, मतलब कि रक्त के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, तो हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमोपोइसिस कहा जाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया बोन मैरो में होती है, मतलब कि अस्थि मज्जा में होती है। रक्त मनुष्य के शरीर का कितना प्रतिशत भार बनाता है, कितना प्रतिशत भार बनाता है, तो 7 से 8% भार बनाता है। बात करें मेल में, तो मेल में रक्त होता है 5 से 6 लीटर, वहीं फीमेल में, मतलब महिलाओं में 4 से 5 लीटर ब्लड बनता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, मतलब कि ये हल्का क्षारीय होता है, बेस होता है। बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, मतलब कि रक्त के संघटक की। रक्त के संघटक को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए रक्त जो है वो 2 भागों में बढ़ता है, एक लिक्विड पार्ट में और एक सॉलिड पार्ट में, मतलब कि एक द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में, और एक जो उसका पार्ट होता है वो होता है ठोस अवस्था। तो जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड में वो 55% होता है और जो सॉलिड पार्ट होता है वो 45% होता है। क्लियर है? जो लिक्विड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं और जो सॉलिड पार्ट है उसे हम ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। तो ब्लड कॉर्पसल्स मतलब होता है रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो रक्त कणिकाओं को, ब्लड कॉर्पसल्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट भाग होता है आरबीसी, दूसरा भाग होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा भाग होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब होता है रेड बोन कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब होता है वाइट बोन कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं निम्बाणु। वाइट बोन कॉर्पसल्स को कहते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं और रेड बोन कॉर्पसल्स को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। यदि ब्लड में आरबीसी की बात करें तो 99% होता है, वहीं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर ब्लड में 1% का हिस्सा रखते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी को और क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आरबीसी का जो दूसरा नाम है उसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को वहीं ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, नोट करिएगा कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी का काम क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर कराने का काम आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी सिपाही की तरह कार्य करते हैं, एक सोल्जर की तरह कार्य करते हैं, इसीलिए इसे बॉडी का सोल्जर भी कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है, शरीर में जो बैक्टीरिया और वायरस प्रवेश करते हैं उन्हें ये मारने का काम करता है, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है कि प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनाने के कार्य करते हैं, मतलब कि ब्लड क्लोटिंग का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए ये रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त नलिका है, मतलब कि ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स है ये इस प्रकार से हमारे शरीर में बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। सडनली मान लो कि हमारे बॉडी में कहीं चोट लगती है तो वो जगह कट जाती है, फट जाती है चोट लगने से। तो क्या होता है कि इस प्रकार से ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आने लगता है। जब ये ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो इसे रोकने का काम करना, मतलब रक्त का थक्का बनाना, कुछ इस प्रकार से ये काम करते हैं प्लेटलेट्स। यहाँ पर रक्त का थक्का बना देते हैं जिससे कि ब्लड बाहर नहीं आ पाता है। क्लियर है? ऐसी ही एक बीमारी होती है डेंगू की। डेंगू में क्या होता है, मान लो कि आपको चोट लग गई और चोट लगने से आपका ब्लड इस प्रकार से बाहर आ रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है और ब्लड के साथ साथ क्या होता है, हमारे शरीर के प्लेटलेट्स भी बाहर आने लगते हैं। तो प्लेटलेट्स जैसे जैसे बाहर आएंगे तो रक्त का थक्का बन नहीं पाता है यहाँ पर, और रक्त का थक्का नहीं बनने से शरीर में लगातार ब्लीडिंग होती है और शरीर में रक्त की कमी हो जाने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्लियर है?
ब्लड में से अभी मैंने आपको दो पार्ट बताया ब्लड के, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को कहते हैं प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट को कहते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो यदि ब्लड में से यदि ब्लड कॉर्पस्कल्स को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? प्लाज्मा बचेगा। ये क्वेश्चन भी बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि प्लाज्मा में से यदि फाइब्रिनोजन को हटा दें तो क्या बचेगा? तो सीरम बचेगा। यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा दें तो सीरम बचता है। अब आप बोलेंगे कि फाइब्रिनोजन क्या होता है, तो चलिए आगे उसी पर चर्चा करने वाले हैं। एक दो लाइन और देख लेते हैं कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो प्लाज्मा का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। हल्का पीला मतलब वो जो आपने भूसी देखा हुआ है ना, चावल का जो भूसा बचता है उस प्रकार से वो जो भूसी है उस कलर वैसा हल्का पीला प्लाज्मा का रंग होता है। किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिलिन के कारण होता है। अच्छा, बिलीरुबिलिन क्या है? इसे हम क्या है, यूरोबिलिनोजन भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिलीरुबिलिन को और क्या कहते हैं? तो यूरोबिलिनोजन भी कहते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जो फाइब्रिनोजन था ये क्या था, ठीक है ना। तो फाइब्रिनोजन पर जानने के लिए हमको समझना होगा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा के घटक। तो प्लाज्मा के जो घटक हैं वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, जिस प्रकार से ब्लड को हमने डिवाइड किया था सॉलिड और लिक्विड में। तो एक हो गया वाटर पार्ट और एक हो गया सॉलिड पार्ट। तो प्लाज्मा में जो वाटर पार्ट होता है वो 90 से 92% होता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है केवल और केवल 8 से 10% होता है। अब सॉलिड पार्ट में इसमें होता क्या क्या है प्लाज्मा में, तो ये भी देख लीजिए। प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, यूरिया होता है और नमक मतलब कि NaCl होता है। क्लियर है? चलिए देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। अब जिस हम फाइब्रिनोजन की बात करें तो यहाँ से जानने मिलता है कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा सॉलिड पार्ट में प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, NaCl होता है। तो वही जो प्रोटीन प्लाज्मा में होता है, हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब इन प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एल्बुमिन की बात करते हैं। तो एल्बुमिन की बात करते हैं तो जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे छोटा जो प्रोटीन है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा में और सबसे छोटा प्रोटीन है तो वो है ब्लड प्लाज्मा। कहाँ पाया जाता है, इसका कार्य क्या है? तो मुख्यतः रक्त के श्यानता को बनाए रखता है। मतलब रक्त का जो गाढ़ापन है उसको बनाए रखता है क्या? एल्बुमिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो रक्त को गाढ़ा बनाए रखता है। अब हम कुछ चीज़ें नोट करते हैं कि ये देखिए, ये मैंने आपको 4 प्रोटीन बताए थे। इसमें से जो एल्बुमिन है, प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन है, ठीक है, ये जो तीनों प्रोटीन हैं वो तीनों ही मिलकर हमारे शरीर में लीवर का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये तीनों ही मिलकर हमारे शरीर में लीवर का निर्माण करते हैं। अच्छा, लास्ट के जो 2 प्रोटीन हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इन दोनों का कार्य क्या है? ये दोनों क्या है ना, रक्त का थक्का जमाने के लिए कार्य सहायक होते हैं, ठीक है, मतलब कि ब्लड क्लोटिंग में सहायक होते हैं। बचा ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन का जो निर्माण है वो WBC करता है, ठीक है, वाइट बोन कॉर्पस्कल्स। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। अभी तक हम एंटीबॉडी का निर्माण करता है बता रहे हैं, WBC तो कैसे करता है, होता क्या है, ये जान लेते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है। देखिए, कोई भी बाहरी पदार्थ हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, जो शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंटीजन कहलाते हैं। भाई कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, हमारे शरीर में प्रवेश किया और जाकर वो रोग उत्पन्न करता है, डिजीज उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। और इसी एंटीजन को मारने के लिए WBC जो प्रोटीन बनाता है उस प्रोटीन को हम एंटीबॉडी कहते हैं। इन्हीं एंटीजन को मारने के लिए WBC जो प्रोटीन बनाता है उस प्रोटीन को हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन मतलब कि ये समझ लो कि यदि एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिना एंटीजन के एंटीबॉडी नहीं बनेगा। तो एंटीबॉडी को बनाने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो एंटीजन करता है। तो एंटीजन वह पदार्थ होता है जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। ये क्वेश्चन बनते हैं कोर्ट में। और देख लीजिए कि एंटीबॉडी क्या होता है, वंशानुक्रम मतलब जेनेटिक नहीं होता है ना, कि हमारे पूर्वजों से हमारे शरीर में आया हो, ठीक है। ये वंशानुक्रम मतलब जेनेटिक नहीं होता है, ये एक्वायर्ड होता है मतलब अर्जित होता है। हम अपनी लाइफ साइकिल में, अपने जीवन काल में इसे बनाते हैं अपनी बॉडी में।
एक और चीज़ जानिए कि एंटीबॉडी जो होता है वो विशिष्ट होता है, मतलब कि एक प्रकार का एंटीबॉडी एक प्रकार के एंटीजन को ही मारता है। भाई एक एंटीजन था जैसे पोलियो, पोलियो एक समय में काफ़ी महामारी फैला के रखा था, लेकिन जैसे ही उसकी एंटीबॉडी बनी पोलियो खत्म होता गया। लेकिन क्या हुआ कि ये क्या पोलियो का जो एंटीबॉडी था वो क्या कोरोना को ठीक कर सकता है क्या? कोरोना के एंटीजन को नहीं कर सकता है ना। तो एक प्रकार का जो एंटीबॉडी है वो एक प्रकार के एंटीजन को ही मारता है। एक बार हमारी बॉडी में यदि एंटीबॉडी बन जाए तो ये लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है। ठीक है भाई, चेचक का टीका आपको बचपन में लगा हुआ था, वो आज भी आपकी बॉडी में कार्य कर रहा है। आपको फिर से वो एंटीबॉडी बनाने की, वो वैक्सीन लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बात करते हैं कि जो एडवर्ड जेनर हैं उन्होंने सबसे पहले ये खोज किया कि एंटीजन का एंटीबॉडी यदि किसी भी एंटीजन का बॉडी यदि शरीर में बन जाए तो दोबारा वह एंटीजन हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, चेचक का टीका आपको बचपन में लग जाता है तो चेचक आपको दोबारा नहीं होता है। पोलियो के यदि मरे हुए बैक्टीरिया या वायरस को शरीर में डाल दिया जाए तो वह रोग उत्पन्न नहीं करेगा, अपितु प्रतिरक्षा करेगा। भाई यदि पोलियो का आपने मरा हुआ बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में डाल दिया हो तो वो क्या करेगा? आपको प्रोटेक्ट करेगा, ना कि रोग उत्पन्न करेगा। अच्छा, वैक्सीनेशन का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं एडवर्ड जेनर को। इन्होंने ही खोज की थी। और एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी। क्लियर है? क्लियर है? सारे ही लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी तक। ग्लोबुलिन की बात करते हैं। यह वायरस, बैक्टीरिया या पॉइजन को जो हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि इसे WBC बनाता है, वो सोल्जर की तरह कार्य करता है। तो ग्लोबुलिन का भी कार्य क्या है? हमें प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अर्थात यह एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है। इसे IG मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। ठीक है, यह हमारे इम्यूनो सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? अच्छा, ये जो ID हैं हमारे, ये जो IG हैं इम्यूनोग्लोबिन जो हैं वो कितने प्रकार की हमारी बॉडी बनते हैं? तो ये 5 टाइप के बनते हैं। कौन कौन से? IgA, IgG, IgE, IgD और IgM। क्लियर है? चलिए बात करते हैं IgA पर। इसे स्रावी प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्राव में पाया जाता है। स्राव मतलब समझे ना, लिक्विड में, तरल में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आंसू में, दूध में, लार में, तो ये लिक्विड्स में पाए जाते हैं। क्लियर है? माँ के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। माँ के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है। कुछ चीज़ें नोट कीजिए कि जन्म के तुरंत बाद स्रावित माँ के दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये जो कोलेस्ट्रम है बहुत ही इफेक्टिव होता है। और क्यों? क्योंकि इसमें IG सर्वाधिक होता है, इम्यूनोग्लोबिन सर्वाधिक होता है। इस समय जो दूध का रंग होता है वो हल्का पीला होता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो माँ के दूध का जो रंग होता है, कोलेस्ट्रम का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। बात करते हैं आगे IgG पर। तो ये सबसे हल्का एंटीबॉडी होता है। ठीक है, IgE जो है, E से याद रखना एलर्जी के दौरान ये उत्पन्न होता है। IgD शरीर की सतह में मतलब शरीर की स्किन में पाया जाता है। और जो IgM है ये सबसे भारी एंटीबॉडी होता है। ठीक है, सबसे हल्का होता है IgG और सबसे भारी होता है वो IgM। M याद कर सकते हैं मास, तो मास है मतलब भारी होगा। और G मतलब ग्रेविटी याद कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हल्का होता है ये। ठीक है ना, तो IgG सबसे हल्का होता है, IgM सबसे भारी एंटीबॉडी होता है। E से याद रखना एलर्जी के दौरान उत्पन्न होता है। और D की बात करें तो वो स्किन में पाया जाता है। अच्छा, हमारे शरीर में ग्लूकोज का मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना होता है? रक्त में ग्लूकोज का लेवल कितना होता है? कितनी उसकी मात्रा होती है? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल देखें, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये आंसर लेता है व्यापम। मैंने 2 डाटा इसलिए दिए हैं क्योंकि अलग अलग आंसर लेते हैं। ठीक है, ये व्यापम लेता है आंसर। और 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये जो आंसर लेता है वो PSC लेता है। ठीक है, तो आप ये दोनों डाटा को याद कर लीजिए, 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मिलीग्राम पर डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। पूछेगा किस में व्यक्त किया जाता है? तो mg/dl में, मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है? 1 से 50 से 260 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इससे अधिकता में हार्ट अटैक और पथरी की संभावना बढ़ जाती है। यदि 150 से 260 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कोलेस्ट्रॉल का लेवल शरीर में होता है तो पथरी या फिर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। यूरिया का
लेवल देख लेते हैं, यूरिया की मात्रा देख लेते हैं रक्त में तो कितनी होती है, 17 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 17 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बात करेंगे NaCl की, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि Na में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन में कौन सा चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो भाई ये आयन लेने का काम करेगा, ठीक है। इसलिए आयन लेने के कारण प्लाज्मा में क्या होता है कि क्लोरीन की जो मात्रा है सोडियम की अपेक्षा ज़्यादा होती है, प्लाज्मा में क्लोरीन की मात्रा सोडियम की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड आज के लिए ब्लड की क्लास में इतना ही। आगे ब्लड की क्लास मतलब कि ब्लड प्रेशर हो गया, प्लाज्मा RBC हो गया, इन सब पर भी क्लास लेकर हम आगे कंटिन्यू आएंगे। लेकिन यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। आपकी और कुछ डिमांड हो किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।